हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस में बीमा के उपयोग में बीमा का जो थर्ड यूज है वो पढ़ेंगे। समीकरण स्थापित करना। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी भौतिक राशि दे दे और कह दे ये इन राशियों पर निर्भर करता है, तो सूत्र बताइए। तो यही बीमा का तीसरा उपयोग होता है। तो इसको आज हम समझेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा पिंड के द्रव्यमान m और पिंड के वेग v पर निर्भर करता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। पिंड के द्रव्यमान m और v पर पर गतिज ऊर्जा का निर्भर करने का मतलब कि इसका जो सूत्र होगा उसमें m और v आएंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, गतिज ऊर्जा जो कि द्रव्यमान m और वेग v पर निर्भर करता है। इसको कैसे करते हैं, v पर निर्भर करता है। ये तो इसके सूत्र में m और v तो आएंगे, लेकिन कितनी बार आएंगे ये हमें कंफर्म नहीं। इसका पावर क्या लगा होगा, 1 लगा, 2 लगा, क्या लगा होगा ये हमें कंफर्म नहीं है। इसलिए हम इस द्रव्यमान m का पावर 1 a मान लेंगे और v का पावर b मान लेंगे। अब निर्भर करता है तो देखिए k इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और k भी, तो इस समीकरण सेकेंड बना लेंगे। जब हम दोनों समीकरणों को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। निर्भर करने का मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो अब जब हम कंबाइन करेंगे तो होगा k इज प्रोपोर्शनल टू एम ए इंटू बी बी, ये हो जाएगा। अब हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो k जब ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा, जेड ही कांस्टेंट को ले लेते हैं एम ए इंटू बी बी, ये होगा। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं जहाँ जेड क्या है, कांस्टेंट है, ये जेड कांस्टेंट है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे हम। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर जब बीमा लिखेंगे तो ये जो कि है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का हमने बीमा आपको बताया था, ml2t-2 होता है। और ये कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। m द्रव्यमान है, इसकी बीमा m हो जाएगी और का पावर a है। और जो v है वो वेग है, तो इसकी बीमा क्या होगी, LT-1। और इसका जो पावर है वो b है। अब एक में कर लेते हैं तो ml2t-2 इज इक्वल्स टू m का पावर a, l का पावर b, यहाँ से l का पावर b और t का पावर -b, ये हो गया। अब दोनों पक्षों के समान पदों की घातों का तुलना करेंगे हम, तो लिखेंगे दोनों पक्षों के समान पदों की घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m ये जो है समान पद है, तो इसका m इसका पावर यहाँ पे a है और इसका पावर वहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1। तो a का वैल्यू जो हुआ 1 हुआ। अब b का निकालें तो b, और यहाँ पे l का पावर क्या है, 2। तो ये जो घातों की तुलना की है तो ये a का मान कितना आया, 1 और b का 2 आया। अब हम जो ये हमने निकाला हुआ है सूत्र उसमें इसमें
जो हमने घातों का हमें वैल्यू तो पता चल गया ए और बी का, इसमें हम रख देंगे। तो क्या होगा के इज इक्वल्स टू जेड एम का पावर 1, क्योंकि एम का पावर ए लगा हुआ है और ए का जो वैल्यू है 1 है, और जो भी है उसका पावर बी लगा हुआ था, वहाँ पे हम 2 रख देंगे। ठीक है, स्क्वायर तो करेंगे तो के इज इक्वल्स टू जेड 1 पावर तो लिखा नहीं जाता है, एम भी स्क्वायर। यही जो सूत्र हुआ काइनेटिक एनर्जी जो है इसका सूत्र हुआ के इज इक्वल्स टू जेड एम बी स्क्वायर। अब हम चाहें तो यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या फिर प्रयोगों के आधार पर जो जेड है कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा है उसका जो फार्मूला हमें पता चल गया कि आप के इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर। अगर हमें इसका कांस्टेंट का वैल्यू न पता हो तो हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं, वहाँ तक भी सही होगा। तो इस प्रकार से कोई भौतिक राशि दे दिया जाए कि इन चीज़ों राशियों पर निर्भर करता है तो सूत्र स्थापित करो, तो ऐसे हम उनका सूत्र स्थापित कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि सरल लोलक का दोलनकार टी गोलक के द्रव्यमान m और डोरी के लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो सरल लोलक का सूत्र बताइए। जैसे सरल लोलक कोई दृढ़ आधार हो, इससे एक डोरी से बंधी की वस्तु को लटका देते हैं और उसको एक तरफ से नचा के छोड़ देते हैं और वो इधर उधर गति करने लगता है, ये सरल लोलक होता है। और उसका जो एक चक्कर की जो गति मतलब करता है उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो वो टी होता है जो वस्तु मुझसे लटकाया है उसके द्रव्यमान m, डोरी की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो सूत्र बताना है। इस पर निर्भर करता है, यानी कि जो इसका सूत्र होगा उसमें द्रव्यमान यानी कि m, l और g जरूर आते होंगे, और कितनी बार आते होंगे ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम इसके पावर को a, b और c मान लेंगे। तो टी जो है वो किस पर है, द्रव्यमान यानी कि m, इसका पावर a मान लेते हैं, लंबाई जो कि l है इसका पावर b मान लेते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण g है इसको c मान लेते हैं। अब इस पर निर्भर करता है, तो t इज पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m, इसका पावर a है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। t इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू l और इसका पावर b है, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, और t इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू g, इसका ये इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से कंबाइन करेंगे तो t इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ma इंटू lb इंटू gc। अब कोई कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट की मान लेते हैं ma, lb और gc। अब यहाँ पे जो की है ये कांस्टेंट है। अब हम दोनों पक्षों की बीमा रखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों की बीमा रखने पर तो टी जो है वो समय है, इसकी बीमा जो होगी टी होगी। के जो कि कांस्टेंट है इसकी कोई बीमा नहीं। एम द्रव्यमान है, इसका बीमा जो होगा एम होगा, का पावर ए है। एल जो लंबाई है इसका बीमा एल होगा जिसका पावर बी है। और जी जो कि त्वरण है तो इसका पावर होगा, अब इसका जो बीमा होगा LT-2 और इसका पावर सी है। अब इधर द्रव्यमान है, लंबाई है, इधर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 0 मान लेते हैं। m का पावर 0 यानी कि इसका वैल्यू 1, कोई डिफरेंस नहीं होगा। l का पावर 0 मान लेते हैं और t का पावर जो है
वो है 1, और इसको एक में करते हैं MAL, यहाँ L का पावर B है और यहाँ C, तो जब गुणे में है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो B प्लस C, और T का हो जाएगा -2C। ये हो गया। अब समान पदों के घातों की तुलना करने पर तो इधर से ये m का पावर a है, यानी कि a = 0, यहाँ पे m का पावर 0 है। यहाँ पे b प्लस c, इसका जो वैल्यू है इधर 0 हो जाएगा, और -2c = 1 हो जाएगा। a का पावर, ये का वैल्यू तुम निकालें यहाँ से। अगर हम c का वैल्यू निकाल लें, -2 को इधर भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब c का वैल्यू जो इसमें हम रख देते हैं -1/2, तो b -1/2 = 0, तो b = 1/2। तो ऐसे हमने पूरे जो घात हैं उनके हमने वैल्यू निकाली हैं। अब थर्ड इक्वेशन जो यहाँ पे, इसको थर्ड इक्वेशन मानना है, फोर्थ इक्वेशन मानना है। फोर्थ इक्वेशन में हम जो ये पावर हैं उनके वैल्यू रख देंगे, तो जो सूत्र होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से T = K, m का पावर कितना है 0, और L का पावर 1/2, और G का पावर -1/2। अब m का पावर 0 यानी कि 1, उसको छोड़ देते हैं। T = K, L का पावर 1/2 और G का पावर -1/2। अब इसको 1/2 पावर है, मतलब कि अंडर रूट, तो लिखेंगे T = K √L अपान, अगर इसको नीचे भेजें G को, तो G का जो पावर -1/2 प्लस में हो जाएगा, और +1/2 यानी कि √, इसको रूट में कर देंगे, G हो जाएगा। तो ये जो आवर्तकाल का, दोलनकाल का फार्मूला हुआ। अगर प्रयोगों के आधार पे हम करें, प्रयोगों के आधार पर तो K = 2π होता है, तो इसका वैल्यू रख देंगे, तो T = 2π √L/G। तो ये जो आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का दोलनकाल, उसका सूत्र जो क्या हुआ, T = 2π √L/G। चाहे तो हम यहाँ तक भी कर देंगे तो ये सही होगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो उसमें रख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बीमा है उसका तीसरा यूज हमने देखा, समीकरण स्थापित करना। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी भौतिक राशि देकर ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है तो सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से उसका विभिन्न विधि से सूत्र स्थापित किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका लास्ट जो यूज है बीमा का उसको पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और इस पर क्वेश्चन करें। और वीडियो अच्छे पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।